तो आज हमारा विषय है प्रस्तावना एवं संविधान के भाग। इन्हीं पर चर्चा हमारी होनी है। आइए चलते हैं आप लोगों को लेकर के सीधे कक्षा की तरफ। प्रस्तावना के बारे में सभी लोगों को पता है और इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना का ही एक नाम क्या है? उद्देशिका है। और कभी भी दुविधा में लोग पढ़ते हैं कि भाई प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है। और आप लोग जानते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक जो हुई थी आपकी 9 तारीख को, 9 नवंबर को, 9 दिसंबर को हुई थी। और उसी के 3 दिन पहले, 9 दिसंबर को हुई, उसी के 3 दिन पहले ये आपका प्रारूप जो संविधान की प्रस्तावना है उसको बना लिया गया था कि कैसे कैसे क्या इसमें होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें बाकी चीजें आपको संविधान के चर्चा भी हम लोग किए थे, संविधान के कितने भाग हैं और उसमें अंतर्गत क्या क्या चीजें होनी, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले संविधान की उद्देशिका या संविधान की जो आपकी जो है प्रस्तावना। देखिए उद्देशिका भी यहाँ लिखा हुआ है और प्रस्तावना भी यही है, दोनों चीजें दिमाग में आपको रखना है। तो यहाँ देखेंगे उद्देशिका भी है, भारत का संविधान उद्देशिका, या इसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। और इस पर हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत सारी शब्दावली, बहुत सारे शब्द जो यहाँ से परीक्षा में आपके आते हैं उन पर हम लोग देखेंगे आज कौन कौन सी चीजें परीक्षा में यहाँ से आ सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में लिखा क्या क्या गया है हम, और ये भी जानिएगा। देखिए 26 नवंबर यहाँ लिखा हुआ है 1949। और संविधान को इसी दिन स्वीकार किया गया था। तो इसको देखिए हम यहाँ प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, प्रस्तावना एक तरह से पूरे संविधान को एक निर्देश देता है कि संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं। कुछ लोग बहुत सारे संशोधन इसमें हुए और कोर्ट पे मामला भी गया, क्या उद्देशिका को संविधान का अंग माना जाए कि नहीं माना जाए। कुछ आपके जो वाद विवाद कोर्ट में होते हैं, कुछ कहते ही नहीं संविधान का अंग है और कुछ कहते संविधान के बाहर है। लेकिन वर्तमान में जो अंतिम निर्णय जो आया हुआ है उसमें इसको संविधान का अंग माना गया है और आवश्यकता पड़ने पर इससे भी कुछ चेंजिंग परिवर्तन कुछ हो सकते हैं, लेकिन संविधान की मूल ढांचा का परिवर्तन इससे नहीं हो सकता। मतलब संविधान के मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर कुछ चेंजिंग कराई जा सकती है। चलिए देखिए इसमें है हम भारत के लोग। यहाँ पर कभी कभी दुविधा में डालता है क्या इंडिया भी यहाँ लिखा हुआ है। अभी पहले प्रश्न आया था क्या उद्देशिका में इंडिया शब्द भी है, तो नहीं है। लेकिन आपका संविधान का जो पार्ट 1 है, जो भाग 1 है, जहाँ पे प्रथम बार भारत और इंडिया का उल्लेख है, वहां पे भारत और इंडिया का उल्लेख है, लेकिन प्रस्तावना में या उद्देशिका में इसका उल्लेख जो है नहीं है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा सबके व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो इतनी चीजें आपके संविधान में हैं, आपके प्रस्तावना में इतनी चीजें हैं। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, अब यहाँ संवत है 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यहाँ 2 बातें परीक्षा में कभी दुविधा में डालता है कि आप मतलब संविधान को भारत को सौंपा गया था कि या मतलब लागू किस पर किया गया था। तो यहाँ पे आत्मसमर्पित है, मतलब स्वयं पर। जो भी लोग संविधान, हाँ बताइए, यहाँ शब्द लिखा हुआ है आत्मसमर्पित करते हैं, स्वयं पर लागू करते हैं।
आत्मार्पित करते हैं, मतलब स्वयं को अर्पित करते हैं, या हाँ बिल्कुल, थोड़ा शब्दावली चेंज हुई है, आत्मार्पित करते हैं। इसका मतलब है कि संविधान को हम स्वयं के ऊपर, जो अपनी स्वेच्छा से अपने ऊपर हम इसको जो है लागू कर रहे हैं। और 2 डेट इसके हैं, 26 नवंबर में देखो लिखा यहाँ पे है, और यहाँ पर लिखा हुआ है संवत 2006, 2006 लिखा हुआ है। 1949 का डेट एक है 26 नवंबर, और पुनः आपका जो है मार्गशीर्ष शुक्ल पश्चिमी सप्तमी, शुक्ल सप्तमी है, और 2006 विक्रमी संवत के अनुसार आपका 2006 है। तो इस तरह से दोनों डेट आपको परीक्षा में आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि भाई कब लागू हुआ था, कि विक्रमी संवत के अनुसार क्या है, ईस्वी के अनुसार क्या है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी के अनुसार है, और आपके संवत के अनुसार आपका इसका जो डेट है 2006 है। 57 साल का अंतर होता है। विक्रमी संवत के बारे में चर्चा मैंने किया था पहले, इसके विक्रमी संवत क्या होता है और उसमें कैसे हम, जिसमें आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश का शासक था, और उसी के संस्मरण में या उसी की याद में विक्रमी संवत को हम लोग जो स्वीकृत करते हैं। और एक चीज और जानिएगा, शक संवत जो भारत का कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को भी स्वीकार किया गया है। शक संवत आपका कितना आगे है, 78 वर्ष आगे है, और विक्रमी संवत का भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल होता है। तो दोनों, लेकिन मुख्य रूप से आप कैलेंडर की बात करेंगे तो वहां पे आपका जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो उसी के साथ साथ शक संवत को भी स्वीकार किया गया है। अच्छा, तो शक संवत प्रारंभ किसने किया था, तो बताए। शक संवत कनिष्क ने किया था, बहुत बढ़िया। और 78 ईस्वी डेट उसका है, ईस्वी से 78 साल बाद का है। विक्रमी संवत विक्रमी संवत क्या है, 57 साल पहले का है। 57 साल पहले विक्रमी संवत है, और शक संवत आपका 78 साल बाद है, दोनों में अंतर है, ये दिमाग में रखिए। और कैलेंडर की बात करता अगर है कि कैलेंडर कौन सा आपका संविधान का है, तो आप जानिएगा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, मतलब अंग्रेजी कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को भी जो है भारतीय संविधान में क्या दिया गया है, स्वीकृत किया गया है। हिंदी महीने आपके जो है, जैसे आपका चैत बैसाख से शुरू होते हैं, और जो आपके अंग्रेजी महीने आपके क्या होते हैं, जनवरी फरवरी शुरू होते हैं। फिलहाल चर्चा इस पर नहीं होनी थी यहाँ पे, लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, काम की चीज आपके है। तो यहाँ से जो कुछ चीजें जो पूछता आपसे, क्या पूछता है कि प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पर निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। एक 2 चीज देखिए यहाँ पे है जो बार बार परीक्षा में प्रश्न करता है यहाँ से। ये 2 शब्द यहाँ से यहाँ जोड़े गए हैं, कुछ शब्दावली आपके यहाँ भी जोड़ी गई है। अखंडता और एकता संप्रभुता को लेकर कहाँ पे है ये, क्योंकि कहीं पर था ये, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, चलिए कहीं मिलेगा भाई। राष्ट्र की अखंडता, यहाँ राष्ट्र की एकता, देखिए यहाँ पे देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता यहाँ पर भी जोड़ा गया है। थोड़ा सा 2 जगह जोड़ा, 2 जगह इसमें 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसी के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। यहाँ पे अखंडता शब्द जोड़ा गया है, और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष 3 शब्दावली का इसमें जोड़ा घटाया गया है। तो परीक्षा में बार बार टच करता कौन कौन शब्द जो कि संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। और कुछ जो विवाद कोर्ट में चले हैं, चलिए आगे देखते हैं। जो कोर्ट के कुछ विवाद हैं उनको लेकर पूछता है कि कौन सा कहता है संविधान का अंग है, कौन सा कहता संविधान का अंग नहीं है। और कुछ कथन प्रस्तावना को लेकर के महापुरुषों को जो उनको लेकर प्रश्न करता है, किसने इसको आत्मा कहा है या किसने इसको संविधान की कुंजी कहा है, ये सारी चीजें परीक्षा में पूछी गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे है, जवाहरलाल नेहरू ने परीक्षा में कोई पूछता कि भाई प्रस्तावना पेश किसने किया था, पेश करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डेट क्या इसका है, इसी को उद्देश्य का भी कहा जाता है, मैंने कहा को उद्देश्य, इसी का उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना जो भी कह लीजिए आप। डेट यहाँ पे 13 दिसंबर है 1946 को प्रस्तुत किया गया था, और भारतीय संविधान की यहीं से नींव पड़ती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले कौन थे प्रस्तावना बनाने में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम विशेष रूप से आता है। ये संविधान का क्या बोलते हैं, संविधान का निर्माता कहते हैं, या बहुत सारे नामों से प्रसिद्ध हैं। फिलहाल संविधान बनाने में
पूरे संविधान समिति ने काम किया था, लेकिन मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और ये मुख्य रूप से प्रारूप समिति जो बनी थी उसके सदस्य थे। उसके सदस्य क्या, उसके अध्यक्ष थे। 7 लोग थे प्रारूप समिति में। उसमें से 3 लोग तो पहले ही, 3 लोग जो है कुछ दिन बाद ही निकल जाते हैं, कुछ 2 लोग एक्सपायर हो जाते हैं, 1 लोग कहीं और चले जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 लोग काम करते हैं इस पर हैं। लेकिन सबसे अधिक मेहनत करने वाले, काम करने वाले कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। एक दिन चर्चा मैंने इस पर भी किया था कि इनका चुनाव संविधान सभा के लिए कहां से किया गया, बताइए कहां से किया गया था? तो बता दे, संविधान सभा के लिए चुने कहां से गए थे? तो कलकत्ता से बताया, थे। कलकत्ता से बताया था मैंने। और ये भी जानते हैं कि ये चुनाव जो है कि जो लड़े थे वो, तो मुस्लिम लीग ने अपना जगह दिया था वहां लड़ने के लिए था, और वहीं से जीते थे। बाद में संविधान सभा में आते हैं। अगला देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए 13 दिसंबर का डेट है, तैयार कर लिया गया था, और अंततः 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। 13 को ही पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था ये प्रस्तावना, और 22 दिसंबर को इसे पूरी तरह से अपनाया जाता है। और देखिए कुछ इसमें शब्दावली जो जोड़ा गया, परीक्षा में यही प्रश्न करता है कि भाई प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था उसमें देश की प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए उनका नाम भी यहाँ आ गया है, इंदिरा गांधी। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने 18 दिसंबर 1976 को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्दों के साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहीं कहीं मिलता है, शब्द जोड़े गए हैं। और देखिए यहाँ पे, और राष्ट्र की एकता को, राष्ट्र की एकता शब्द जहां पहले था उसकी जगह पर क्या कर दिया गया? राष्ट्र की एकता और अखंडता, दो शब्द, मतलब राष्ट्र की एकता शब्द जहां लिखा था उसकी राष्ट्र की एकता वाले शब्द की जगह पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिया गया। तो ये शब्द वहां पे जो है जोड़े गए थे वहां पे। और यहाँ देखिए एक चीज और यहाँ दिया, पूछता संविधान में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। तभी संविधान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से, देखिए यहाँ पे सामाजिक, 3 प्रकार, आर्थिक और राजनीतिक, 3 चीज यहाँ आर्थिक, लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था यहाँ पे है। तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात चर्चा इसमें की गई है, और व्यक्ति की, विश्वास का, धर्म एवं उपासना का। इन 2 प्रकार की समानता यहाँ पे वर्णन किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। आपकी प्रस्तावना में इतनी चीजों का उल्लेख जो यहाँ पे, इन परीक्षा में जो प्रश्न करता है बार बार आपके संशोधन को लेकर करता है कि भाई किस संशोधन के द्वारा संविधान में आपके क्या समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। और अगला शब्द जो यहाँ पे जोड़ा गया है राष्ट्र की अखंडता और एकता को लेकर, उसको भी लेकर प्रश्न कभी कभी कर दिया है। आगे आइए, यहाँ वही चीज दोबारा दूसरे शब्दों में लिखा हुआ, थोड़ा सा अलग करके, कोई मतलब नहीं, बस वही प्रस्तावना ही है ये। अब कुछ चीज देखिए यहाँ पे, जो चीजें वहां भी चर्चा इस पर हमने किया था वो भी बिल्कुल सेम चीज वही है। इसको आपको बिल्कुल हाईलाइट करके याद कर लेना है, जो परीक्षा में प्रश्न अगर आएगा तो प्रस्तावना से यहीं से आएगा। 2 चीज क्या आपकी है, 42वां संविधान संशोधन है, डेट आपका 1976 है, और 2 धारा 2 देखिए यहाँ पे है। ये शब्द प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर जो है संपन्न समाजवादी और निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द जोड़ा गया है। और यहीं पर देखिए राष्ट्र की एकता और अखंडता, जो बात चर्चा अभी ऊपर हुई, तो बिल्कुल सेम चीज वही आपके यहाँ पे जोड़ा गया है यहाँ पे। अब जरा अर्थ देख लीजिए, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो शब्द इस पे है उसका मतलब क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे, एक चीज और बताएंगे आप, डॉक्टर साहब जुड़ेंगे, बताएंगे आप लोग हमको, अगर माननीय अरुण जी ज्वाइन करते हैं बताइएगा आप लोग।
जब बात हुई है पुनः, आज शायद ज्वाइन ज्वाइन करेंगे आज पुनः, तो तुरंत बताएंगे आप लोग हमको। संविधान की प्रस्तावना का मीनिंग कुछ शब्दावली यहाँ पे बताएं, देखिएगा आप लोग। संप्रभुता शब्द देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संप्रभुता। तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? साफ साफ संप्रभुता का मतलब ये होता है, जो देश किसी अन्य देश के, मतलब जिस देश पर किसी अन्य देश का कोई आक्रमण ना हो या उसके नियम कानून से उस पर लागू नहीं होते हो, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसके पास अपनी संपूर्ण शक्ति हो। तात्पर्य है वैसी शक्तियों से जो देश या राज्य के अंदर कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, अर्थात देश की आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो, किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर ना हो, उसे ही संप्रभुता कहा जाता है। एक संप्रभुता का सिद्धांत है, उसमें सिद्धांत किसी ने दिया था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था हम लोगों ने इसको लेकर के, कि संप्रभुता का सिद्धांत क्या भाई, एक मूल तत्व है किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए संप्रभुता। इसके पास संप्रभुता नहीं है, और राष्ट्र बनने का मतलब राष्ट्र उसको कहना भी थोड़ी तरह से गलती हो जाएगा। अगला शब्द देखिए समाजवाद, यहाँ पे अगला शब्द समाजवाद आपका यहाँ पे है, इसको सोशलिज्म बोलते हैं। समाजवाद के मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब है कि जो भी उत्पादन और उत्पादन का काम जो भी होता है, उसका पूरा नियंत्रण जो है मतलब किसका रहे, मतलब जो भी उत्पादन या प्रोडक्शन या जो भी चीज बनता है उसका पूरा नियंत्रण जो सरकार के पास रहे, उसी को हम समाजवाद कहते हैं। लेकिन वर्तमान में समाजवाद भले ही है, लेकिन पूरा नियंत्रण क्या, निजीकरण की जो व्यवस्था चल रही है आपकी है, तो पूरा नियंत्रण जो है कम से कम आपके सरकार के पास ना होकर के कहीं कहीं से कंपनियों के पास चला जा रहा है, और पूरी तरह देश नियंत्रण, अगर पूरा अधिकतम चीज हमारी सारी चीज वहां चली गई तो अधिकतम चीज हमारा उन्हीं के नियंत्रण में आ जाएगा। अगला चीज देखिए यहाँ पे है पंथ धर्मनिरपेक्ष शब्द है, सेकुलर जिसको हम कहते हैं। सेकुलर तात्पर्य बताइए क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे है कि भारत जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेगा, और सभी धर्मों के साथ समान रूप से देखता है, और सबके बढ़ोतरी के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। मतलब भारत सरकार के धर्म विशेष को कोई सहारा नहीं देगी, सहारा देगी नहीं, नहीं सहारा देगी, देने वाली नहीं वाली बात नहीं, सहारा देगी, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, सभी धर्मों की उन्नति के लिए जो है जो भी संभव होगा बराबर उसको क्या करेगी, सहयोग करेगी। इसी को हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं जो इसका सत्ता होती है, जो गद्दी बैठता है, उसके लिए भाई जो उसका अपना अपना सबका अपना नजरिया होता है, अपना सबका चश्मा है, उसी हिसाब से लोग देखते हैं, धर्म देखते हैं और बाकी चीजों पर वर्णन करते हैं, बाकी चीजों पर काम करते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस। अगला चीज देखिए यहाँ पे गणराज्य है, इसको लेकर प्रश्न परीक्षा में कई बार किया हुआ। गणराज्य क्या चीज है? गणराज्य क्या चीज बताइए, क्या चीज गणराज्य है? इसको देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो गणराज्य को लेकर आपके जो जो पॉलिटिक्स है प्रश्न बार बार आए हुए हैं आपके। गणराज्य क्या चीज है, गणतांत्रिक राज्य क्या चीज होता है? यहाँ देखिए गणराज्य का तात्पर्य उस राज्य या देश से होता है जहां राजा का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति जनता के द्वारा तो एक निश्चित अवधि हेतु पद ग्रहण करता है, उसे गणराज्य कहते हैं। मतलब गणराज्य उसी को हम बोलेंगे जहां पर राजा एक विशेष प्रक्रिया के तहत चयनित होता है, उसका एक टाइम टेबल होता है, उसी टाइम के बाद उतना पद ग्रहण करता है, निर्वाचित होता है, उसी को हम गणराज्य कहते हैं। तो ये चीजें जो है गणराज्य के लिए हैं। और गणतंत्र क्या बताइए होता है? गणराज्य गणतंत्र क्या चीज है? गणतंत्र जो का मतलब है कि बताइए, किसी को पता गणतंत्र क्या चीज है? गणतंत्र मतलब स्वतंत्र नहीं, गणतंत्र का से तात्पर्य है, जैसे भारत को गणतंत्र भी कहा जाता है। भारत में लगभग कई राज्यों का मैच, कई कई इसमें भारत में लगभग कितने राज्य हैं? 29 या 28 राज्य आपके हैं, और सभी राज्यों का एक समेकित रूप है, मतलब गणतंत्र है। सभी राज्यों को इकट्ठा करके गण का रूप प्रदान कर दिया गया है, और सभी राज्यों में एक निर्वाचित और एक व्यवस्था, मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत जो सारी चीजें विकसित की जाती हैं, तो इसी को हम गणतंत्र कहेंगे। गणराज्य का मतलब यहाँ पे, गणतंत्र का मतलब आपका जो है राज्यों का एक, विभिन्न राज्यों का समूह जो एक विशेष नियम कानून के तहत जो है इकट्ठा है और काम करते हैं, उसी को हम गणतंत्र कहते हैं। समता की बात देखिए है, समता
समता का मतलब समानता होता ही है, और समता का अर्थ है देश के किसी भी व्यक्ति को किसी भी अवसर से वंचित देश के नागरिकों को जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, और सबको समान अवसर प्रदान किया जाए। बंधुत्व शब्द देखिए यहाँ पे आया हुआ है। बंधुत्व क्या चीज है? बंधुत्व माने आप जानते हैं, कोई समस्या नहीं है, भाई भाई बहन भाई है, जो रिश्ता होता है उसे भाईचारा देखिए यहाँ लिखा हुआ, मैत्री और परस्पर सहयोग की भावना से जो संविधान काम करे, सबके साथ काम करे, राष्ट्र की अखंडता एकता बनाए रखे, उसी को हम बंधुत्व कहेंगे। कुछ मुख्य बातें यहाँ जान लीजिए जो परीक्षा में आपसे कई कई टच करती है, पूछता है इस संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जवाब क्या आपका है? प्रस्तावना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगला चीज है संविधान। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंत होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है, मतलब कानूनी रूप से, लीगल रूप से संविधान का भाग है नहीं है। उसका अंग तो है, लेकिन उसका कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं है। अब देखिए 3-4 चीजें यहाँ लिखा हुआ है, 3-4 से इसमें केस चले थे। इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 को, तो उसमें ये कहा गया जो है, कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना अगर कर रहा है तो उस पर आप जो है कि केस नहीं कोई चला सकते, अदालत की सहायता नहीं ले सकते। मतलब कोई कोई व्यक्ति कहता नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको नहीं कहूंगा या मैं इसके अनुसार काम नहीं करूंगा, तो किसी व्यक्ति पर आप उसके लिए जो है बाधित नहीं कर सकते, उस पर कोई आप अदालती कानूनी क्रियाकलाप आप उस पर लागू नहीं होता है। अगला चीज देखिए यहाँ से 1960 में एक केस चला था, तो सहायता कर उसमें है कि संविधान की भाषा, कहीं पर मान लीजिए संविधान पूरा बहुत लंबा चौड़ा संविधान भारत का है, लिखित रूप में है, सबसे विस्तृत संविधान है, कहीं पर संविधान की भाषा ऐसी आती है जो प्रस्तावना का उल्लंघन करती है, तो वहां पर जो है विधिक रूप से वहां पर सहायता जो प्रदान करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय का जो भी चीजें हैं, संविधान या संसद जो है, वहां पर विधिक सहायता वहां पर प्रदान की जाएगी ताकि वो चीज उसका उल्लंघन ना करे, उसको सही कर लिया जाए। और यहीं पर देखिए एक मिनट, ये देखिए परीक्षा में बार बार पूछता है, इसको देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक केस यहाँ पे है और यही परीक्षा में आपका आएगा, केशवानंद भारती का बनाम केरल राज्य। ये परीक्षा में कई बार टच किया हुआ है। अगर प्रस्तावना से अगर केसों को लेकर के चर्चा कभी परीक्षा में प्रश्न अगर आपके आएगा, तो ये बात 1973 में आया था, और इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। अंग है इसलिए विधायिका यानी संसद उससे संशोधन कर सकती है, मतलब विधायिका या संसद इसमें क्या कर सकती है, चेंजिंग कर सकती है, संविधान का अंग माना है इसने। पूछ सकता है परीक्षा में प्रश्न, क्या पूछ सकता है आपसे कि केशवानंद किस वाद के तहत प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है और उसमें संशोधन की बात कही जाती है? तो इसका जवाब क्या रहेगा आपका? केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य जो है, केरल स्टेट। इस तरह से चर्चा परीक्षा में आपके यहां से कर सकता है। अगला आ जाते हैं, अब देखिए अभी जो चर्चा हमने किया कि केशवानंद भारती के बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो है इसको मूल ढांचे का सिद्धांत दिया और इसको प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है, और मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है लेकिन इसकी मजबूती और विस्तार के कारण होता हो। अभी 1976 वाला डेट हमने चर्चा पहले ही हो चुकी है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द वहां पे क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। और भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और व्यापक संविधान है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, दोनों चीजें, कठोर भी है लचीला भी है। अब कुछ प्रश्न आपके हैं यहाँ से प्रस्तावना को लेकर के, आपको जवाब देना इन सबका है। तैयार आप लोग हैं जवाब देने के लिए? हाँ। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे है, एक मिनट, पहला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है, मतलब आत्मा कहा जाता है?
किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को या मौलिक अधिकार को, राज्य के तत्व को, किसको कहते हैं? इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निषेध तत्वों पर, किस पर ध्यान दिए हैं? तो इसका जवाब भी आपका जो है प्रस्तावना ही यहाँ पे है, विशेष ध्यान दी प्रस्तावना पर दिया गया है। अगला शब्द बताना, आपको उत्तर देना है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता, भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, मतलब प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? लोकतांत्रिक भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुता, हम भारत के लोग। क्या सही का जवाब करेंगे आप? भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? हम भारत के लोग। चलिए, तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? गणतंत्र कहने के पीछे कारण भारत को क्या है? जवाब दे दीजिए ऑप्शन पढ़ करके, बताइए इसको हम क्यों कहते हैं ऐसा? तो इसकी विधान देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इसकी विधान मंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, यह राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपभोग करती है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो क्या सही करेंगे इसमें से? ये वाला सही है। ये वाला नहीं है, डी वाला सही यहाँ पे। अभी इससे पहले चर्चा हमने गणतंत्र को लेकर किया था, गणतंत्र क्या चीज है, तो वहां पे वही था कि इसका जो प्रमुख बनेगा क्या होगा, एक विशेष समय के लिए क्या होगा, चुनाव चुना जाता है। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है। ये इसका गणतंत्र का मेन चीज, मेन तत्व आपका यही है। अगला चीज यहाँ पे है, भारत है एक, भारत क्या एक है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, कौन सा सही करेंगे आप इसमें? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, दोनों सही करेंगे, कर सकते हैं आप हैं। परीक्षा में अगर पंथ निरपेक्ष दे उसको भी सही मारेंगे, धर्मनिरपेक्ष को भी सही मार देंगे आप, जो भी अब रहेगा। यहाँ अगला है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या सही करें बताइए भाई? सी वाला। चलिए, बहुत बढ़िया। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, नहीं करना बिल्कुल सही है। स्वीकार तो सबको किया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धर्म को स्वीकार नहीं, मतलब कि इस राज्य का कोई धर्म अपना नहीं है, सभी धर्मों को समानता और सभी धर्मों के जो है उत्कर्ष की बात करता, लेकिन किस धर्म को स्वीकार नहीं करता है भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, क्या मतलब इसका है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म को मानता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। क्या सही करेंगे? ये डी वाला सही है। डी वाला, बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी वाला सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन, भारत कोई से धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन द्वारा राज्य, संसदीय शासन द्वारा राज्य, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुक्रम रूप से ना हो, राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुक्रम रूप से ना हो। तो क्या सही है गणतंत्र में, क्या सही करेंगे आप? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य। बताइए सर, क्या इसमें सही कर सकते हैं? गणतंत्र तो क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य होता है, वंशानुक्रम वाला सर, यही वंशानुक्रम वाला यही रहेगा सर, इसमें वंशानुक्रम। राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुक्रम रूप से ना हो, बिल्कुल वंशानुक्रम रूप से तो भाई जब चुनाव होता है उसका, वहां पे एक पांच विशेष संविधान के नियम कानून का चुनाव होगा, तो वंशानुक्रम से रहेगा नहीं। वंशानुक्रम से होगा तो वहां पे क्या बोल, राजतंत्र होता है, वहां पे राजतंत्र व्यवस्था लागू वहां पे होती है। तो जिसका चुनाव होता है वहां पे जो लोकतंत्र होता है या गणतंत्र होता है।
लेकिन मुख्य रूप से गणतंत्र कहने से तात्पर्य यहाँ पे है जो संविधान के द्वारा। इसे एक चीज और याद रखिएगा, गणतंत्र दिवस कब मनाते बताओ हम लोग हैं? गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 में। क्यों मनाते हैं उसको है? गणतंत्र दिवस क्यों कहते हैं उसको है? संविधान लागू हुआ था। क्योंकि उसी दिन संविधान लागू हुआ। मतलब ये कहने का तात्पर्य यहाँ पे है, जहाँ पर संविधानिक व्यवस्था लागू होती है उसी को गणतंत्र कहा जाता है। चाहे वो राज्य का मुखिया उसे द्वारा चुना जाए, चाहे कोई होता है। तो यहाँ पे एक ही शब्द यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे फिलहाल इसके भी ऑप्शन अलग हो सकते हैं, उसके इतर भी हो सकता है भाई। वंशानुक्रम के अलावा भी कई व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे लागू होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे नजदीक का जो आपका उदाहरण आपका है, सबसे नजदीक का ऑप्शन जो आपका, यही वाला सही करेंगे आप। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा किया गया था? यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, क्या सही करेंगे इसमें से? समाजवादी। तो कौन वाला ऑप्शन एबीसीडी कौन सही करेंगे? भाई दो शब्द जोड़े गए नॉर्मली, जो सब शब्द दिख रहा है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ए सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे है, ये दो शब्द खास करके जोड़े गए हैं। और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है, लेकिन वो शब्द यहाँ है नहीं तो कोई मतलब उसका नहीं है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम गणतांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, क्या सही करेंगे इसमें से? कोई नहीं। सी वाला। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या सही है? चलिए इसको हम ही बंद करते हैं, प्रस्तावना को अब आगे बढ़ते हैं। इसको चलिए 14-15 से दो अंतिम देख लीजिए, इसके बाद नहीं है। अंतिम देखिए इसका, प्रस्तावना को लेकर के। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्योंकि क्यों मानते हैं गणराज्य भारत को? राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, अपनी उसकी सरकार संसदीय व्यवस्था के अनुसार होती है। क्या सही करेंगे यहाँ पे? अपना लिखित संविधान है। लिखित संविधान सही कर दें ये वाला? गणराज्य का नहीं पीछे कारण क्या है? गणराज्य क्यों कहते हैं? इसकी सरकार देखिए संसदीय सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, गणराज्य भी इसके पहले गणतंत्र आया था, गणराज्य भी इसके पहले आया। तमाम सबसे महत्वपूर्ण बात, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है और राजा के प्रभुत्व को लेकर के गणतंत्र गणराज्य शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। संविधान तो अपना हाईवे करे, बिल्कुल सही संविधान है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो नामकरण के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण का जो बात आपकी, जो राजाध्यक्ष यहाँ पे होता है, जो भारत का सरकार का मुखिया बनता है, उसका चुनाव होता है। अगला शब्द यहाँ पे है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, पहला वाला सही, तो कौन सा सही करेंगे इसमें से? मिला के लिए आगे की देख लीजिए उसको, वहां पे कैसे कैसे क्या दिया हुआ है, वहां देखिए। ये डील देखिए प्रस्तावना देख लीजिए, अभी कंफर्म हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या है, प्रभुत्व संपन्न पहले है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, अंत में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इतने देखिए आप केवल, ऊपर से सबसे ऊपर लाइन जो आपकी है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप देखिए जाकर वहां पे, इसका उत्तर आपको वहां पे मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए सत्ता संपन्न है यहाँ पे,
समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, जनवादी गणतंत्र है। सार्वभौम, जनवादी सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र। तो मुझे लग रहा है डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे, जनवादी शब्द यहाँ बढ़ गया है, फिलहाल गणतंत्र शब्द जो है आपका मैच कर रहा है उसे। और जनवादी देखिए सब में है, इसलिए जनवादी को आप अंदर कर ही लीजिए। जनवादी देखिए यहाँ पर भी है। और गणतंत्र शब्द पहले आपका आया नहीं है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, पहले आपका यही है। तो आपका डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सबसे नजदीक है, जो सही होगा यहाँ पे। चलिए अब जो है चर्चा हम जो करने वाले आप लोगों से है, पूरे भारत के संविधान के जो भाग आपके हैं, इस भाग में क्या क्या चीजें लिया गया है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, उस पर हम लोग शार्ट में बहुत मतलब संक्षिप्त रूप में पहले देख लेंगे। किसमें ऐसे परीक्षा में ऐसे पूछ लेता है कि किस भाग में क्या है, भाई पूछ लिया नागरिकता किसमें है, पूछ लिया आपसे मौलिक अधिकार किस भाग में दिया हुआ है, भाषा किस भाग में दिया हुआ है। ये सारी चीजें जो करता हूँ सीधे पूछता आपसे, तो थोड़ा शार्ट में इसको पहले देखिए कि किस भाग में क्या लिखा हुआ है। चलिए तो देखिए भाग 1 है। आप बताओ कितने भाग संविधान में, इस समय कितने भाग हैं? 22 भाग है। 25। इसमें 25 भाग हैं, लेकिन 25 22 लिखित रूप में आपको पैसा मिलेगा। जो भी पढ़ेंगे आप लोग जो है, जिसके बारे में चर्चा हम करेंगे, जो आपका 22 ही मिलेगा। लेकिन उसमें 22 में वर्तमान में अगर आपको परीक्षा में प्रश्न अगर आते हैं वर्तमान में कितने भाग है, तो वहां 25 सही करेंगे आप। इसी 22 के अंदर कुछ करके भीतर बाहर करके जो है 25 कर दिया गया है। इसे आपका अनुच्छेद आपका 395 मौलिक है, मूल है। कहीं पर 470 मिलता है, कहीं पर कुछ और मिलता है, तो थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि उसी के अंदर कुछ भाग और बना दिए गए हैं या अनुच्छेद बना दिए गए, उस पूरी संख्या मिलाकर इतने हो जाती है। थोड़ा सा अंतर है इसमें। अनुसूची आपकी शुरुआत में 8 थी, अब इसमें कितनी रह गई हैं आपके? 12 हैं आपके। तो थोड़ा सा देखिए इनके बारे में, और किस भाग में किसका वर्णन, इसको देखिए आप। देखिए भाग जो है 1 में आपके 4 अनुच्छेद आपके हैं, और 1 से 4 तक का अनुच्छेद आपका भाग 4 आपके भाग 1 में आता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन यहाँ पे है। अभी एक दिन चर्चा में वो चर्चा हुई थी, भाई संविधान क्या बोलते हैं, राज्य का नाम बदल कौन सकता है, नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वर्णन इसमें आपके इसी भाग में आपके है। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि आपका संसद जो है, राज्यपाल, संसद, सबके संसद में राज्यपाल भी आते हैं, राष्ट्रपति भी आपके आते हैं, दोनों आपका उच्च सदन निम्न सदन भी आपका आता है। सभी लोग मिल करके एक नियम बना करके आप जो है किसी राज्य का न्यूनीकरण करना हो, सीमा का सीमांकन करना हो, नाम बदलना हो, या नए राज्य का निर्माण करना हो, सारी चीजें आपका जो है इसी भाग में आपके 1 से लेकर 4 तक वर्णन आपका है। और ये सारी चीजें संसद आपकी करती है। अब देखिए इसमें किस भाग में क्या चीजें हैं। तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध, नाम के बारे में चर्चा इसमें से भारत होगा। भारत का क्या नाम है? भारत का नाम है, हमारे देश का नाम भारत और इंडिया होगा, भारत या इंडिया होगा, इस तरह करके बढ़ा वहां पे। तो क्या नाम है उसका, राज्य क्षेत्र का, मतलब क्या क्या चीजें बढ़े उसके बारे में पहले मिलेगा आपको। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश। अगर मान लीजिए पूछ ही ले कि नए राज्यों का प्रवेश कराना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में चर्चा करता है। इसका अनुच्छेद 2 हो जाएगा। नए राज्यों के बारे में चर्चा मतलब बात करनी है, स्थापना करनी उसका है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ शब्द आपका नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन। नए राज्यों का जब प्रवेश को लेकर के है, प्रवेश को मतलब क्या होता है कि कोई राज्य, भारत के पड़ोसी राज्य कोई है, कोई देश है जो भारत में एंट्री चाहता है, तो उसका प्रवेश कराने की व्यवस्था किसने अनुच्छेद 2 में लिखा गया। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर पहले भारत का अंग नहीं था, एंट्री मरवाया गया इसको। हैदराबाद नहीं था, उसको एंट्री मरवाया गया। या कोई और राज्य इस तरह से मिलता है जो पड़ोसी हो, जो भारत को मिलना चाह रहा हो, तो उसको एंट्री कराने की व्यवस्था भाग अनुच्छेद 2 में है।
लेकिन नए राज्यों के निर्माण की बात जब आती है, निर्माण और राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन को लेकर बात आ गई, तो आपका भाग 3 अनुच्छेद 3 आपका इसके बारे में चर्चा करता है। चलिए आगे आते हैं। अगला में आपका है भाग 1 में जो है बात वही सब चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कुछ चीजें, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख लिया था यहाँ पे। जैसे मैंने एक शब्दावली लिखा, आप शब्दावली बताया भी आपको, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो भारत के संविधान में 2 शब्द भारत के लिए यूज किए गए हैं। भाग 1 में अगर मान ली पूछ ले कि इंडिया का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो आपका भाग 1 ही है। अच्छा बताओ, इंडिया शब्द आया कहाँ से है और प्रथम बार इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? इंडस नदी। बताइए, इंडिया शब्द कहाँ पे प्रथम बार इसका उल्लेख है और किसने दिया हुआ है? इंडिया नाम क्यों पड़ा इसका भारत का? कई बार चर्चा मैंने इस पर किया हुआ, आप लोगों को आना चाहिए, कोई बता दे। वास्को डी गामा बोलता है तो इंडिया के उसी के नाम। इंडस, इंडस किसका नाम है? नदी। बोलिए, इंडस किसका नाम है? इंडस जो है सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी, इंडस सिंधु नदी का नाम है और इंडस के अनुसार ही भारत का नाम इंडिया पड़ा हुआ है। और प्रथम बार इसका उल्लेख जो मिलता है, जो आपके चंद्रगुप्त के दरबारी जो था, इतिहासकार चंद्रगुप्त का था, सेल्यूकस का राजदूत था, नाम बताइए उसका। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिया, क्या नाम है, इंडिका। इंडिका में जो है इसके बारे में इंडिया, इंडिया शब्द का उल्लेख मिलता है। इंडिका का मतलब होता है इंडिया का, तो इंडिया शब्द का उल्लेख प्रथम बार उसकी पुस्तक, उसी पुस्तक में मिलता है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए है बिल्कुल वही चीज जो बताया गया, अभी चर्चा इस पर हम लोग किए थे। देखिए यहाँ पे एक चीज विशेष रूप से लिखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा वहां पे नहीं थी लेकिन यहाँ पर है, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। अब नए राज्यों के प्रवेश और उसकी स्थापना का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और देखिए सिक्किम, सिक्किम को भारत में मिलाया जब गया था, सिक्किम पहले भारत का अंग नहीं था, तो इसका यहाँ पे उल्लेख है 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा में 5 द्वारा जो इसको निरसित किया गया था या मिलाया गया था, इस तरह कुछ बातें यहाँ पे हैं, कंफर्म नहीं है। आगे आ जाइए। नए राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने वाला काम भी वही करता है। तो सारी चर्चा हम कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं इसके हैं। तो भाग 4 तक वर्णन लगभग उसी में था, आगे आ जाइए। और तो आगे देखिए यहाँ पे है कुछ, चलिए कुछ धाराओं के बारे में लिख दिया, बीच में आ गया, इसको देख लीजिए। कहाँ बीच में धारा आ गई भाई? चलिए कोई बात नहीं, एक बार देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अलग से लग रहा उठ के आ गया यहाँ पे है। धारा क्या है? धारा के बारे में आप जानते ही हैं, शुरुआती अनुच्छेद को ही हम धारा भी बोलते हैं। 365 नहीं, धारा तो ये नहीं, अनुच्छेद धारा नहीं है भाई। 365 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे शुरू में और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कितने भाग इसमें देखिए लिखा गया है? भारतीय संविधान की धाराएं जो कि अब कितनी है, 400 धाराएं, और लग रहा अनुच्छेद एक का चीज है क्या? तो लग तो रहा एक ही चीज है, धाराएं आपकी 470 है, उसी को अनुच्छेद भी कहा गया है। और 25 भागों में इसको बांटा गया है। भारत संविधान 25 भाग इस समय है और कितने अनुसूचियां आपके इस समय? 12 अनुसूचियां। आगे आ जाइए। चलिए अब देखिए भाग 2 में हम आते हैं। भाग 1 में आप जाने गए हैं कि भारत के क्या बोलते हैं, 1 से लेकर के 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन किसमें? भाग 1 में है।
और राज्य है, राज्य के बारे में चर्चा, भारत के बारे में चर्चा उसमें है, नए राज्यों का भारत में एंट्री को लेकर चर्चा है, पुनः नए राज्यों के निर्माण को लेकर चर्चा है, तो पुनः शासन व्यवस्था को लेकर चर्चा उसमें है। भाग 2 में परीक्षा में प्रश्न साफ साफ करता है कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है। यहाँ भाग 2 के बारे में हम खोज नहीं पाए हैं और इसमें यहाँ देना मुश्किल हो गया। तो भाग 2 में कहाँ से वर्णन किसका है, नागरिकता का वर्णन है। और ये भी जानिएगा कि भाग 4 तक वर्णन किसमें था, भाग 1 में था। नहीं, अनुच्छेद 4 तक वर्णन आपके भाग 1 में है। तो 4 से लेकर के देखिए मौलिक अधिकार कहाँ से, 14 से स्टार्ट आपके होते हैं। 4 से लेकर 13 तक इस वर्णन अनुच्छेद किसमें आपके हैं, नागरिकता में आपके हैं। 4 से लेकर 13 तक अनुच्छेद आपके किसमें है, नागरिकता में आपके आते हैं। और तो भारत की नागरिकता ली कहां से गई है, मुख्य रूप से किस देश से ली गई नागरिकता भारत की है? तो इंग्लैंड से या ब्रिटेन से भारत की नागरिकता आपकी जो लंदन से या इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ली गई है। इसको यूके भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूनाइटेड स्टेट। तो भारत की नागरिकता, एकल नागरिकता भारत की है और इसको लिया कहां से गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। और ये बताइए प्रथम नागरिक कौन होता है, प्रथम नागरिक भारत का कौन होता है? द्वितीय नागरिक कौन होता है, द्वितीय नागरिक कौन होता है भारत का? राष्ट्रपति की पत्नी होती है। द्वितीय नागरिक का दर्जा भारत में जो है राष्ट्रपति की पत्नी को प्राप्त है। तृतीय नागरिक का दर्जा जो है कि जो चलिए उसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। कहीं मिला था कहीं हमको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ को लेकर के। तो इसमें चाहे आपके उपराष्ट्रपति होंगे, चाहे आपके क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो होते हैं, इसमें से कोई एक होगा। फिलहाल अब देखना पड़ेगा, उसको छोड़ देते हैं, उसको यहाँ पे है। तो आप याद रखेंगे 4 से लेकर 13 अनुच्छेद तक वर्णन किसमें आपके नागरिकता को लेकर वर्णन है। आपके भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है और इसको ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखिए मूल अधिकार के बारे में चर्चा हमने एक दिन विधिवत किया था। मूल अधिकार आपके कहाँ से कहाँ तक है। तो 5-6 शुरुआत में मूल अधिकार आपके 7 थे। पुनः एक संशोधन होता है, उसके अनुसार एक मूल वृत्त का अधिकार आपका निकाला जाता है। 300A में उसको इसमें रखा गया है। और अनुच्छेद जो प्रथम आपका मौलिक अधिकार आपका समता का अधिकार है, 14 से लेकर 18 तक का वर्णन इसमें है। और अभी हम जो पढ़ाया जा रहा है इसको हम उठा के डाल देंगे ग्रुप पे आपके। इसका जो क्या बोलते हैं जो आपका PDF है इसको हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो वहां पे पूरा तरह से आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं वहां पे आप सारी चीजें आराम से पढ़ लेंगे आप। 14 को विधि के समान समता है। 15 में मूल वंश और लिंग को लेकर विभेद है। लोक नियोजन का अवसर की समानता है। मान लीजिए पूछने नौकरी को लेकर वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, समानता को लेकर वर्णन है, तो आपका अनुच्छेद कौन सा, 17 आपका है। अस्पृश्यता बहुत फेमस है, परीक्षा में बार बार आता है, तो इसको लोगों को पता है। कोई समस्या नहीं। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 18 है। भारत रत्न पद्म विभूषण आदि पुरस्कार इसी अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। कुछ पुरस्कार आपके हैं जो भारत सरकार देती है, उसके अलावा सारी उपाधियां राजा महाराजा की उपाधियां क्या कर दी गई हैं, अंत कर दिया गया आपको। इस तरह से जो है आपका समता का अधिकार आपका कहां से कहां तक, 14 से लेकर 18 तक आपका है समता का अधिकार। अगला जाइए, अगला आपका है स्वतंत्रता का अधिकार आपका है। इसमें स्वतंत्रता के बारे में चर्चा आपके है। तो कौन कौन से स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए आपके हैं उसकी चर्चा देखिए आपका 18 से है। 18 तक वो था, 19 से लेकर के 22 तक का वर्णन आपके जो है स्वतंत्रता के अधिकार में आपके है। तो विधि के समझ समता, परीक्षा में प्रश्न कभी कोई पूछता भाई विधि के समझ समानता किस अनुच्छेद में है, तो 19 है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, भाई पुलिस अगर आए आपके पास और सीधे सीधे कहे कि अपना अपराध स्वीकार करो आप, तो आप अपना अपराध स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे, उसके लिए आपको उसको साक्ष्य देना पड़ेगा खुद। अब इसके लिए आपको संविधान सुरक्षा प्रदान करता है कि आप अपने विरुद्ध जो है खुद क्या करेंगे, खुद आप जबरदस्ती मतलब अपने विरुद्ध आप खुद प्रमाण नहीं देंगे। इसके लिए आपको प्रमाण खोज के लाइए। लेकिन पुलिस वाले डंडा लेकर 24 घंटा जो तुम्हें मिल जाता उनको है, उसी में आपसे कुबलवा लेते हैं कि आपने काम किया है कि नहीं किया हुआ है। लेकिन 24 घंटा तक अगर आपने जवाब वहां थोड़ा सा बच गए, अगर आप वहां पे पुलिस के डंडे से,
उसके बाद जो है पुलिस कोर्ट के संरक्षण में जो ही पहुंचेंगे आप, तो वहां पे वो संरक्षण प्रदान करता है आपको कि आप उस पर जो है अपराधी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आप बाध्य नहीं करेंगे। यही आपका यहाँ पे है। आपका अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी है। यही एक ऐसा ऐसा आपका अधिकार है जो किसी भी कंडीशन में निरस्त नहीं होता है, चाहे आपातकाल ही लग जाए, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन ये आपका अनुच्छेद 21 आपका जो है हमेशा लागू रहता है, निरस्त नहीं होता है। और अनुच्छेद 22 आपका जो है कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी से रोकता आपको है, मतलब गिरफ्तारी संरक्षण प्रदान करता आपको है। अगला पे आप आ जाइए, स्वतंत्रता का अधिकार आपका यहाँ पे है। चलिए वही चीज दोबारा हो गया है। और आपका अगला अधिकार है शोषण विरुद्ध अधिकार आपका 23 से लेकर 24 तक। बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा भले है, ये 2 ही अनुच्छेद इसमें है, लेकिन परीक्षा में बार बार प्रश्न यहाँ से आए हुए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकार प्रश्न अगर आते हैं, संभावना ज्यादा रहती है आपको इससे स्टाक दे देता है वो। तो 2 चीजें याद रखेंगे, मानव व्यापार था बलात्श्रम पर रोक अनुच्छेद 23 है आपका, और बाल श्रम पर रोक आपका क्या है 19 अनुच्छेद आपका 24 है। और छोटा भले लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, परीक्षा प्रश्न यहाँ से जरूर आते हैं। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी सर हाँ। मिल रही। चलिए ठीक है। अगला आपका अनुच्छेद यहाँ पे है धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के है। इस पर चर्चा हम विधिवत कर चुके हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 25 में आपको धर्म को मानने की आचरण करने की स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 26 में आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 27 में आपको धर्म के विकास को लेकर के जो है स्वतंत्रता आपको है। अनुच्छेद 28 में आपके जो है आपके कोई संस्थान स्थापित करना चाहते हैं या धार्मिक उपासना कार्यक्रम को देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको स्वतंत्रता दी गई। मतलब पूरा धर्म के लिए, विकास के लिए, या व्यवस्था पूरी आपके जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आपके किया गया है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके अनुच्छेद 29 और 30 में आपके हैं। अल्पसंख्यकों परीक्षा में प्रश्न आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है। अनुच्छेद आपका क्या है? अनुच्छेद आपका 29 है। अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिए प्रशासन को अधिकार दिए गए किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद आपके 30 में दिए गए हैं। इस तरह से कुछ विशेष चीजें आपके जो है 29 और 30 में। इसके बाद आपका 31 नंबर का आता है संपत्ति का अधिकार, लेकिन वर्तमान में आपका अधिकार ये नहीं रह गया है। वर्तमान में क्या हो गया आपका? ये संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार ना होकर के आपका संवैधानिक अधिकार हो गया है। तब संविधान के द्वारा चला गया है, अब इसमें आपका मौलिक अधिकार नहीं है। नियम कानून के तहत अपने धन पर आपका अधिकार है, लेकिन सरकार चाहेगी क्या कर सकती है? कानून बनाकर आपका ये सब कुछ अपने पास ले लेगी, आपकी जमीन पर कब्जा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। अभी मान लीजिए कोई आपने ऐसा गलत काम कर दिया जो भारत सरकार के विरुद्ध हो, या कुछ तरह काम कर देगा जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो, आप जो है कोर्ट के सामने उपस्थित नहीं हो रहे, क्या क्या करती है कोर्ट? करती है कोर्ट की करा देती है, सारी संपत्ति आपकी क्या करती है? बिचवा देती है, घर गिरवा देती है आपकी है, पूरा एकदम मतलब सब कुछ करवा सकती है। मतलब धन रखने, सारा धन आपका छीन लेती है, आपके बैंकों से पैसा निकलवा लेती है। मतलब सारा अधिकार तो उसमें क्या हो जाता है, उस टाइम पे आपका मौलिक अधिकार वो हनन हो जाता है, हट जाता है। इसलिए आपका वर्तमान में संपत्ति का अधिकार से हटा दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद कौन सा है और कौन सा संशोधन आप जानते हैं, इसके बारे में चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं संपत्ति के अधिकार को लेकर के। तो यहाँ देखिए 1978 का डेट है, 74वां संशोधन है। इसके पहले चर्चा एक बार हुई थी, लेकिन वहां देखिए 301 लिखा था, यहाँ 300 का लिखा हुआ है। 300 मतलब जो चर्चा उस पर थोड़ा सा चर्चा भी हुई थी, तो 301 वहां था, वहां और करके लिखा था, वहां पे क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए सही बिल्कुल है, 300 का लिखा हुआ है। और यहाँ शायद 76 लिखा था वहां पे, 1976 लिखा था वहां पे। तो 1976 ना को 1978 है, 44वां संविधान संशोधन आपका है। 76 में आपका 42वां शायद हुआ था संशोधन, बताइए भाई कोई। 76 में 42वां हुआ ना? 42वां हुआ, 1978 में 44वां हुआ।
और इसी में 44वें संशोधन में आपका जो 300 आपका संवैधानिक अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार जो था, उसको हटा करके जो संपत्ति का अधिकार उसको जो है हटा दिया गया यहाँ से। अब ये सामान्य कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया इसे। और देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 32 है। इसके द्वारा न्यायिक विभिन्न रिट या आदेशों द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसी कारण अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, इसी कारण से अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा का 4 भाग इसके हैं। कितने भाग इसमें हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के? अधिकार परीक्षा, क्या बोलते हैं, परमादेश, इस तरह के साथ 5 भाग शायद उसके हैं। 5 भाग शायद है। अनुच्छेद 32 में जो है इसकी चर्चा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर। B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। बंदी प्रत्यक्षित करना, इतना आपको इसमें से समझना है, याद रखना, खास करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो है आपका कोर्ट इस पे कुछ अपना निर्णय देता है और वहां पे मंगाता है, उसको मंगाकर उसको देखता है। संविधान के भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व आपके हैं, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसको देख लीजिए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परीक्षा में बार बार टच करता है, ये आपका है बच्चों का जो अधिकार है, क्या बोलते हैं, कर्तव्य, जो आपके कर्तव्य जो थे आपके यहाँ पे, कर्तव्य को जो उठा के इसमें डाला गया है, वो उस चीज में इसलिए मैंने उठा के यहाँ रख दिया है ताकि आप कर्तव्य भी देख लें इसी लगे, और किसमें हटाकर कहाँ कर दिया गया है इसको भी देख लें आप। तो यहाँ पे 36 से लेकर 51 तक का वर्णन यहाँ पे है। इस तत्व में आपके परीक्षा वाले प्रश्न पूछ ही सकता है, भाई बताइए तो लिया कहाँ से गया है, किस देश से तत्व लिए गए आपके? आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए, और अगला देखिए यहाँ पे है क्या क्या चीजें यहाँ पे हैं। पंचायती राज का वर्णन इसमें अनुच्छेद 300-253 में विस्तार की व्यवस्था यहाँ पे है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, और अनुच्छेद 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। वर्तमान में अनुच्छेद 21A में इसे रख दिया गया है और मूल अधिकार बना दिया गया इसको है। पहले क्या था, पहले मूल कर्तव्य था ये, अब ये क्या बन गया है, ये मूल अधिकार बन चुका है। ये 21A में इसे रख दिया गया। 21A का मतलब क्या हो गया, किस में आएगा ये, किस मूल अधिकार में आएगा ये? तो बताए भाई, 21A में किस में आएगा ये? 21A देखिए आपका यहाँ पे है, इसी प्राणियों स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राणों की स्वतंत्रता, उसमें उसी में डाल दिया गया इसको। तो और ये भी डाल दिया गया, तो मतलब ये हो गया कि ये कभी भी निरसित होने वाला नहीं है, मतलब किसी भी परिस्थिति में जो है बच्चों को आप जो है रोक नहीं सकते हैं शिक्षा लेने से। आ जाइए। तो अब कई से में इसको डाल दिया गया है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को डाला गया है। और देखिए 48 में आपके पर्यावरण संरक्षण को लेकर चर्चा है, 48 में। और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को लेकर 51 में चर्चा आपके है, और 51(1) में मूल कर्तव्य आपके हैं। 51A में क्या आपके मूल कर्तव्य हैं। तो परीक्षा में अक्सर जो इसी को लेकर टच करता है यहाँ से, भाई मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद कौन सा आपका हो जाएगा, आपका जो है ये हो जाएगा 51A में। 51(1) या 51 का या 51A जो भी चाहे इसमें दे सकता है। जैसे 1 लिखा है तो इसमें 1 भी लिख सकता है, 51 का भी लिख सकता है, और 51 जो है A भी लिख सकता है। तो जैसे मिलेगा उसको वहां पे आप उसको जो है वहां पे सही कर लेंगे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के जो व्यवस्था आपके किसमें है, 48 का में है। जो भी आपके टाइगर रिजर्व या आपके जो जैव
अभ्यारण्य जो भी बनाए जा रहे हैं आपके हैं, बायोस्फीयर जो भी बनाए जा रहे हैं, सब हमें लग रहा है कि कम से कम 41 कार के ही देन है जो उसका निर्माण किया जा रहा है, और उसको लेकर के लगातार काम सरकार कर रही है। समान नागरिक संहिता जो है, धर्म विशेष को लेकर कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कुछ विशेष परिस्थिति को लेकर स्वतंत्रता प्रदान। सभी 3 तलाक वाली बात थी, मुसलमानों में 3 तलाक को लेकर के, हलाला को लेकर के, या हिंदुओं में बहुत सारे जगह जगह पे अपना स्थानीय कानून बनाए गए थे। तो पूरे भारत स्तर पर समान नागरिक संहिता की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा नहीं किसी के लिए कोई कानून, किसी के लिए कोई कानून हो। तो उसी को लेकर के सरकार लगातार एक प्रयास कर रही है कि हम पूरे भारत में एक तरह के कानून, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबके लिए हम एक तरह का कानून लाएं। तो उसी को लेकर के सरकार को जहां भी आवश्यकता लगती है, जहां पर विशेष कोई समस्या खड़ी होती है किसी के धर्म जाति को लेकर के, वहां पर सरकार या कोर्ट हस्तक्षेप करके उस चीज को वहां पे चेंज कराती है। जैसे अभी 3 तलाक को लेकर के जो है मुसलमानों में कोर्ट गए लोग, वहां पे मुस्लिम लोग कोर्ट गए, और वहां पे जाकर उसको क्या कर दिया गया, 3 तलाक को, जो कुछ चीजों को निरसित, पूरा 3 तलाक निरस्त नहीं है, कुछ चीजों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। चलिए आगे आ जाइए। देखिए राष्ट्रपति के बारे में वर्णन यहाँ पे है आपका, कार्यपालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद 51 में वर्णन, 51 का में जान ही रहे, यहाँ पे कर्तव्य के बारे में वर्णन है। और यह अनुच्छेद आपका 52 में किसके वर्णन भाई है, परीक्षा में सीधे पूछता है कि भाई राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो जवाब क्या देंगे आप, अनुच्छेद 52 देंगे। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन कहाँ पे है, 53 में है। क्षमादान संबंधी शक्ति कहाँ पे है, तो 72 में है। भाई किसी को फांसी की सजा होती है तो राष्ट्रपति के पास एक बार वो विनती के लिए भेजता है, भाई मेरी फांसी की सजा माफ कर दीजिए। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछ भी सकता है, किसी की फांसी की सजा माफ कौन कर सकता है, किसी को फांसी दी गई है, सजा माफ कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त है, वो जिस व्यक्ति को भी चाहे उस व्यक्ति को क्षमा दे सकता है, जीवन दान उसको दे सकता है। फांसी की सजा किसी को मिली हुई हो तो राष्ट्रपति चाहेगा उसको क्षमा प्रदान कर सकता है, इसको राष्ट्रपति शक्ति दी गई। वीटो पावर का इस्तेमाल कौन कर सकता है, फिलहाल भारत में वीटो पावर का इस्तेमाल लगभग नहीं होता है। पॉकेट, एक वीटो क्या करते हैं, एक पॉकेट होता है, एक है, और उसमें कुछ कुछ संशोधनों को चाहे तो अपने पास रख सकता है 6 महीने के लिए वो। अब वो शब्दावली मुझे दिमाग में नहीं आ रही, शब्दावली कौन सी है, चलिए छोड़िए उसको। वीटो पावर अमेरिका के, वीटो पावर जो मिलता है आपको वहां मिलता है, भारत के साथ राष्ट्रपति को वीटो पावर इस तरह का प्राप्त नहीं है। वीटो पावर कहाँ मिलता है भाई, यूएनओ का जो संविधान है आपका, यूएनओ का, वहां पर आपके जो आपके 5 देश जो आपके हैं, यहाँ पे पॉकेट वीटो मिलता है, एक तो पॉकेट वीटो कहते हैं उसको, पॉकेट वीटो, और उस शक्ति का, उस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है यहाँ पे। अब पॉकेट वीटो क्या होता है, जिस भी संशोधन को राष्ट्रपति चाहे 6 महीने के लिए जिसमें डाले हो, 6 महीने पर जो है 6 महीने तक आप कहीं रखे, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों, कुछ विशेष विशेष चीजों पर राष्ट्रपति को ये जो पॉकेट वीटो प्राप्त राष्ट्रपति को होता है। ये अगला देखिए यहाँ पे अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 महीने तक जो है। बोले भाई किसी को पता हो बताए कम, देखिए बहुत इसमें कंफर्म नहीं है, बहुत हमारा विषय नहीं राजनीति है, तो शायद 6 महीने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है वो, और 6 महीने के लिए वहां पे उसको अधिकार प्राप्त होते हैं अध्यादेश जारी करने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए। मेरी आवाज मिल रही है आप लोगों को ना, कोई जुड़ा कि नहीं भाई, मिल रही है। अच्छा, ये अकेले जुड़े हुए हैं, कोई और भी जुड़ा हुआ है, नहीं 3 लोग और हैं। हमको लेके 3। चलिए ठीक है, 3 लोग जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाकी लोग भी बोलने का कुछ बताने का प्रयास करिए। सर्वोच्च न्यायालय में किसी विषय पर परामर्श लेने की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये परीक्षा में पूछा हुआ कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है किसी चीज पर, इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका, जवाब आपका 141 है, 143 आपका, देखो यहाँ लिखा हुआ है 143 अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से किसी चीज पर अपनी जो है
चर्चा कर सकता है, परामर्श ले सकता है, सारी चीजें कर सकता है। यहाँ देखो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। प्रथम राष्ट्रपति बताओ कौन थे भाई? राजेंद्र प्रसाद थे। द्वितीय आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं को 5 सितंबर का डेट आप लोगों को पता ही होगा, शिक्षक दिवस। जाकिर हुसैन, बीबी गिरी चौथे थे आपके। फखरुद्दीन अली अहमद प्रथम मुस्लिम, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति आपके। नीलम संजीव रेड्डी प्रथम राष्ट्रपति जिनका चुनाव जो निर्विरोध किया गया था। ज्ञानी जैन सिंह, आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, या नारायण प्रथम आपके अल्पसंख्यक आपके क्या बोलते हैं वो, दलित, प्रथम शायद दलित राष्ट्रपति थे। और अब्दुल कलाम आजाद भाई, बहुत फेमस राष्ट्रपति, भारत के बहुत ही फेमस और बहुत ही एक तरह से इन्हीं पर ऐसे राष्ट्रपति जिसमें कोई उंगली नहीं उठाया आज तक, मिसाइल मैन के नाम से फेमस है। प्रतिभा सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी। इसके बाद वर्तमान में आपके इनके इनके आए हों, 2 लोगों का नाम यहाँ पे नहीं है। जैसे आपका इसके बाद कौन आए भाई? प्रणब मुखर्जी के बाद कौन आए थे? द्रौपदी मुर्मू। नहीं नहीं, इसके पहले भी तो एक है। प्रणब मुखर्जी पहले, द्रौपदी मुर्मू पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद, इनका नाम नहीं पता है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ रामनाथ कोविंद है। और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आती है। द्रौपदी मुर्मू प्रथम जो है क्या बोलते हैं, आदिवासी प्रथम आदिवासी महिला है राष्ट्रपति आपकी बनी है। देखिए प्रधानमंत्री को लेकर के उनका उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, खुद देख लीजिए आप लोग। तो अनुच्छेद 75 में जो है नियुक्ति के संबंध में चर्चा है प्रधानमंत्री के। कहेगा जो आपका है महालेखा परीक्षक 148 यहाँ पे कार कौन कौन उसके बारे में वर्णन यहाँ पे है। उन्हें आपका अनुच्छेद आपका इसमें 5वां इसमें भाग इसी में है, केंद्र राज्य संबंध को लेकर चर्चा आपके जो है 5 में है। अनुच्छेद 149 में राज्य सूची के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 262 नदी जल विभाग को लेकर के है। 263 आपके अंतर राज्य परिषद को लेकर के है। और संचित निधि जो आपकी है इसका वर्णन आपके 266 में आपके है। और देखिए संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। आकस्मिक निधि देखिए एक होता है, इसका उल्लेख 267 में है। और अपना वित्त आयोग आपका जो है 280 में है। एक चीजें आपके जो है इसमें है। आगे आते हैं हम लोग हैं अन्य, देख लीजिए यहाँ पे कुछ अनुसूचित जातियों का जो प्रावधान उसको देख लीजिए। सेवाओं के बारे में देखिए यहाँ पे पूछ सकता है भाई पीसीएस आईएएस का वर्णन कहाँ पे है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 312 है। अखिल भारतीय माने आईएएस, अखिल भारतीय सेवाएं मतलब क्या हो गया? आई ए एस। और लोक सेवा देखो यहाँ पे आपका है 315 आपका है। और ये पीसीएस होता है आपका, पीसीएस हम कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। और आईएएस का कोई से पता है कि आईएएस का क्या होता है? किसी को पता है? ऑल इंडिया इस तरह कुछ नहीं, ऑल इंडिया एकेडमिक सर्विस नहीं, कुछ इस तरह का है। इससे थोड़ा सा दिमाग काम नहीं। किस चीज का सर? आईएएस इंडियन सर्विस। यही तो आईएएस इंडियन नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। हाँ बिल्कुल सही हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिल्कुल सही है। और पब्लिक पीसीएस आपका होता है पब्लिक इंडियन पुलिस सर्विस। क्या हुआ? आईपीएस का इंडियन पुलिस सर्विस। पीसीएस है, पीसीएस लोक सेवा आयोग है आपका। हाँ तो पब्लिक होगा वो। हाँ पब्लिक होगा। और देखिए आपका निर्वाचन आयोग यहाँ पे है।
2000 भाग 15 में है आपका निर्वाचन आयोग। अच्छा, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। 314 आपका है सुकुमार सेन का, मतलब जिसमें अनुसार जो है कि एक स्वतंत्र संस्था का निर्माण चुनाव कराने के लिए कराया गया है। तो 324 आपका है वो। 324 में भाग 15 में आपके जो है चुनाव आयोग का वर्णन है उसमें। इसके अलावा देखिए कुछ चीजें हमने अलग से रखा हुआ यहाँ पे है कि अलग से कुछ कुछ जो है लोकसभा में आरक्षित स्थान जनजातियों के लिए भाग 16 में है वर्णन इसका। तो ये आपका 330 आपका है। राज्यसभा में जनजातियों को रखने की व्यवस्था जो आपके 332 अनुच्छेद के तहत आपकी की गई है। सेवाओं एवं पदों के संबंध में आरक्षण जो अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग को दिया गया है, ये किसमें आपके 335 में है। इसे आपको जो आरक्षण मिलता है ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी को, तो उसका उल्लेख कहां पर है? उसका उल्लेख आपके जो है 335 में है। इसी के तहत आपको आरक्षण की व्यवस्था आपको की गई है। अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और 89 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आयोग के गठन की स्थापना जो है, तो आयोग का गठन जो किया गया है उसे अनुसूचित जाति के तहत अनुसूचित जाति का आयोग। हाँ, अलग अलग देखिए आयोग बनाए गए थे, जनजाति क्या नाम है, एसटी आयोग और ओबीसी आयोग। तो संशोधन कौन सा था? वो आपका 89 वाला था। वो 89 के तहत आपके जो है पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जनजाति जात के लिए जो है अलग से आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। आगे आ जाइए। अनुच्छेद 338 है आपका, तो उसी के तहत आपका यहाँ पे क्या है, उसी के तहत यहाँ पे आयोग की स्थापना की गई थी। अनुच्छेद 338 ए के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। और आंग्ल भारतीय के लिए, जो अंग्रेज भारतीय हो गए, तो जो अंग्रेजों के साथ भारत आए थे, उन्हें भारत में आके बस गए, उनके लिए विशेष प्रकार के 2 सीटें लोकसभा में, 2 सीटें लोकसभा में दी जाती हैं आंग्ल के लिए। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 331 में किया गया है। इसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ ही लेता है कि भाई लोकसभा में विशेष और आंग्ल भारतीय के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? शायद 12 सीटें वहां पे है, उसमें 2 आपके जो है आंग्ल भारतीय को दी जाती है। और पिछड़ा वर्ग का उल्लेख देखिए 340 अनुच्छेद में किया गया है। और राजभाषा के बारे में चर्चा इसके पहले भी कई बार हम कर चुके हैं, आपको पता भी है। 343 जो है बहुत फेमस है, परीक्षा में बार बार प्रश्न से आते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे वो आपका जो है संविधान का हो, प्रश्न यहाँ से 343 से आपके आते ही आते हैं। अच्छा बताओ किस अनुसूची में वर्णन इसका है? अनुसूची कौन सी है यहाँ भाषा का वर्णन जहाँ पे किया गया है? 8 8 है वो। अनुसूची 8 में भाग 17 में और अनुच्छेद में आपका 343 से लेकर के, हिंदी भाषा की बात खास कर करेंगे अगर, 343 से लेकर 351 तक वर्णन भाषा के बारे में किया गया है। और वही परीक्षा में लिपि के बारे में वर्णन कहाँ पर है? 343 अनुच्छेद आपका है, चाहे हिंदी के बारे में बात करें चाहे आप देवनागरी के बारे में बात करें, दोनों का उल्लेख आपका 343 अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भी जानिएगा राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। राजभाषा क्या है? आपका संवैधानिक शब्द है आपका, मतलब लिखित रूप में प्रमाणित रूप में है भारत की भाषा। राजभाषा क्या कौन सी होगी आपकी? हिंदी होगी। लेकिन राष्ट्रभाषा शब्द जो आपका संवैधानिक शब्द नहीं आपका है। तो अगर प्रश्न पूछ ले भाई संविधान में संविधान शब्द कौन सा है, तो अगर मान लो राष्ट्रभाषा दे दे वहां पे, तो राजभाषा दे दे, समस्या ना पूछेगा, उसका जवाब साफ रहेगा। आपका देखिए आपात उपबंध यहाँ पे आपका है। आपात उपबंध के बारे में भाग आपके 18 में आपात उपबंध। अच्छा लिया कहाँ से गया इसको भाई, किस देश से लिया गया इसको? आपात उपबंध को किस देश से लिया गया है? जर्मनी का संविधान है, जर्मनी का है। हिटलर का नाम सुने होंगे आप लोग, हिटलर का नाम जी सर। हिटलर का था, जर्मनी का था। एक नीत्शे का नाम आता है, नीत्शे।
अगर जो भी व्यक्ति पढ़ा होगा, दर्शन शास्त्र पढ़ा होगा, वहां निश्चय का नाम मिलता है। जो अपने आप को कहता था कि हमारे जो जर्मनी के लोग हैं सर्वश्रेष्ठ हैं और सबसे बड़ा रक्तवंश है, और जो भी कहता, मतलब कहता था इससे बड़ी जनजाति कोई जाति जो है कोई नहीं है, तो हम लोग सुप्रीम सुपर क्या बोलते हैं उसको, एक सुपर करके कोई चीज दिया था इसने। शब्दावली मुझे नहीं याद आ रही, शब्दावली कौन सी थी निश्चय की। तो निश्चय का नाम अभी देखिए वर्दी जो आपका जो मनोविज्ञान पढ़ते आप लोग हैं उसमें कौन सिद्धांत है इन लोगों का, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, जो इनका गेस्टाल्टवादी, जो चिंपैंजी पर जो प्रयोग किए थे लोग। 4 लोगों का नाम आता है, बर्दीमर, कुप्ता, कोलर का नाम जो आता है। ये लोग कहाँ के थे? ये लोग जर्मनी के ही हैं। अभी हेनीमैन का नाम एक आता है, जर्मन जो आपका होम्योपैथ को लेकर के, हेनीमैन। तो होम्योपैथ के जनक हेनीमैन है, और कहाँ के थे? जर्मनी के थे। होम्योपैथ की अधिकतम दवाएं आपकी जर्मन प्रोडक्ट बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि मूल जो होम्योपैथ की जो डेवलपमेंट जो आपके विकसित हुआ था, ये मुख्य रूप जर्मनी से ही विकसित हुआ था। तो हिटलर के बारे में जो परीक्षा प्रश्न करता है आपसे है, उसकी एक आत्मकथा लिखा है इसने, ऑटोबायोग्राफी, नाम बताइए उसका। ये कई बार परीक्षा में आया हुआ है। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? माइन कैंप नाम उसका है, माइन कैंप। माइन कैंप नाम उसका है, उसकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइन कैंप। और आप लोग जानते होंगे कि अपने कैंप में ही फांसी लगाकर मर गया था। जब जर्मनी पर लोगों ने आक्रमण कर दिया तो अपने ही कैंप में, मेरी आवाज मिल रही है ना? हाँ। तो अपने एक कैंप में फांसी लगाकर मर गया था। फांसी बाद इसका जो है कि लोग क्या बोलते हैं, लाल लाल रंग के या काले रंग के लोग ड्रेस पहनते थे। फांसीवाद जो है, हाँ फांसीवाद, नीचे का जो दर्शन शास्त्र था उसको हम फांसीवाद के नाम से जानते हैं, फांसीवाद। और हिटलर भी उसी काल में, हिटलर भी जो था वो उसी काल में आई था। हिटलर ने ही क्या बोलते हैं, अभी भारत के जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनको किसने कहा था, इनको नेताजी किसने कहा था इनको? हिटलर। सुभाष चंद्र बोस। हिटलर ने ही कहा था, उपाधि ने दिया था, मतलब उसी के समकालीन है हिटलर। अगला देखिए आप जो है 352, अनुच्छेद 352, ये आपका आपात उपबंध है, परीक्षा में बहुत पूछता है। 52, 56, 60 मैंने आप लोगों को सूत्र भी बताया था, देखिए तीनों देखिए यहाँ लिखा हमने, तीनों खोज के मैं लाया था यहाँ पे, इकट्ठे मैंने कर दिया ताकि समस्या न खड़ी हो जाए। इकट्ठा रहेगा ज्यादा बढ़िया से याद रहेगा। तो बाह्य एवं युद्ध आक्रमण के लिए 352 है। राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा है? 356 आपका है। और 360 आपका कौन सा है? वित्त आपात के लिए। अभी तक वित्त आपात घोषणा कोई भारत में नहीं की गई। हाँ बताइए। 52, 56, 60 राष्ट्रीय राष्ट्रपति वित्त आपात। तो वित्त आपात घोषणा भारत में अभी तक नहीं कभी हुई है, लेकिन बाकी 2 घोषणाएं आपके जो है ये बराबर होती रही हैं। बाहरी आक्रमण, जो युद्ध आक्रमण, तो बार बार कई बार आपात घोषणा हुई है। तो जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो वहां पर राज्य शासन व्यवस्था होती है। इसलिए किया गया था, कई बार लागू हो चुका है। जहाँ जब सारी चीजें दिक्कत में है तो वहां पर राज्य शासन लागू वहां पे होता है, 6 महीने के लागू होता है मुख्य रूप से। देखिए पंचायती राज व्यवस्था है आपका, ये पंचायती राज व्यवस्था है, और भाग 9 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद आपका है 243 आपका है, तो 43 में इसका उल्लेख है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं, प्रथम बार इसे नागौर में लागू किया गया था। कहाँ पे? नागौर कहाँ पड़ता है? हाँ। राजस्थान में पड़ता है। स्क्रीन पे दिख नहीं रहा, स्क्रीन दिख नहीं रही है? ब्लैक दिख रहा है एकदम। पीछे नहीं दिख रहा, हाँ? पीछे वाला दिख रहा है, जो इस समय पढ़ा रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, उसी पे हमको पढ़ा तो है। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है मेरे वाले में। नहीं मेरे यहाँ तो दिख रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता हो, एक मिनट बैक आता हूँ मैं। भारत के राष्ट्रपति पढ़ा है। तो किसी को नहीं दिख रहा है? 3 लोग जुड़े हैं अभी, संदीप हैं, बस कुसुम है, बस बाकी लोग निकल चुके हैं।
बाकी लोगों को इंटरेस्टिंग विषय चाहिए कोई। चलिए ठीक है। खाना खाने गए होंगे सब। 10:30 बज गया। तो पंचायती स्कीम नहीं दिख रही किसी को, पुनः शेयर करें इसको हम। यस सर। स्क्रीन को हम पुनः शेयर करते हैं। अब बताइए। नहीं दिख रहा है। अभी तो नहीं है। नहीं दिख रहा। नेटवर्क हमारा लग रहा फेल हुआ है क्या? एक मिनट, कहीं हमारे खत्म हो गया है। एक मिनट, खत्म कर दें इसको, फिर हम बदलते हैं अपना। अब बताइए जरा। हाँ अब दिख दिख रहा। रहा है। ओहो, मैंने काट दिया, सोचा नहीं दिख रहा है। चलिए, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, नेटवर्क मेरा डाटा खत्म हो गया था। अब बता दीजिए क्या दिखाई पड़ रहा है? यस सर दिख रहा दिख है? रहा है। नेटवर्क हाँ प्रॉब्लम थी, दिख रहा। मेरा नेट लग रहा उसका खत्म होने वाला था, ये समस्या हुई थी। तो चलिए ठीक है, तो चर्चा हम लोग कर रहे थे पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। और जम्मू कश्मीर के संबंध में एक अनुच्छेद यहाँ को दिखा दिए है, जबकि आप जानते हैं कि इसको वर्तमान में अभी भारत का शासित प्रदेश बन चुका है। सारे उसके अधिकार जो अलग उसको समाप्त कर किए जा चुके हैं। तो एक, लेकिन फिलहाल परीक्षा के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि निरस्त लिखा हुआ है, तो पूछ सकता है कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, पहले उसे किस अनुच्छेद है उसको अलग किया गया था, या अलग से राज्य भारत में जुड़ा हुआ था। तो अनुच्छेद कौन सा आपका रहेगा? वो 370 रहेगा आपका वो। वर्तमान में इसे आपके भाई भारत संविधान के अनुच्छेद अब एक में आ गया होगा, 1 से लेकर 4 तक जो आपके हैं, जो राज्य और बाकी व्यवस्थाएं वहां आ गया होगा वो, क्योंकि उसको अलग कर दिया गया है। अगली चीज देखिए, संसद से संदर्भित कुछ जो विधायकों से संबंधित कुछ अनुच्छेद यहाँ पे हैं विधायिका को लेकर के। 105 में आपके जो है संसदीय विशेषाधिकार है, जो संसद को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। धन विधेयक को लेकर के देखिए, इसका वर्णन कहीं पर